नमस्कार, मैं जुवन वर्मा। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में हमने देखा था, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया और समय के साथ उसकी सांद्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी समय रहेगा तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, उसको हमने इस पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक ज्ञात करेंगे और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए जो दर व्यंजक होता है उसको यानी समय के साथ उसकी सांद्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। पहले तो ये देखेंगे कि जो प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिएगा हमारे पास में एक ये अभिक्रिया ए कोई अभिकारक या उत्पाद अभिकारक है और वो मिलकर क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो इसकी यदि मैं दर लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा एक ही सांद्रता के समानुपाती इसकी दर होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो R है ये दर है और ये किसके समानुपाती है, तो इस एक ही सांद्रता के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। अब यहाँ पर ये मान लीजिएगा इसकी घात यदि 0 होती है तो ये जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन यदि इसकी घात यहाँ पर 1 आती है तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया। अब मान लीजिएगा यहाँ पर हमारे पास में यदि दो अभिकारक हैं ए और बी हैं तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक बी और आ जाएगा यानी बी की सांद्रता। अब देखेंगे इनमें मान लीजिएगा यहाँ पर इसकी सांद्रता 1 है और इसकी सांद्रता यदि 0 भी हो तो भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। यानी जब दो क्रियाकारक हो तो कोई एक क्रियाकारक की जो सांद्रता होती है या उसकी सांद्रता की जो घात होती है उसी को कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गए। तो हम इसी के लिए यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम ऑर्डर जो रिएक्शन होती है एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में यहाँ पर दर व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर तो कहते किसे हैं, तो यहाँ पर इसके इसी से हम यहाँ पर रिएक्शन बनाएंगे या इसकी जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक अभिकारक यानी एक कोई भी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर जो होती है या रेट वो डिपेंड करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो घात है वो 1 है, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर जो दिया भी है प्रथम घात के समानुपाती होता है, अर्थात अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है। तो इसमें जो अभिक्रिया की जो दर रहेगी वो जो हमारा अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है उसके ऊपर इसकी जो दर रहेगी वो डिपेंड करेगी। आगे हम देखें यहाँ पर तो इसी के लिए यहाँ पर एक व्यंजक होगा। तो हम देखें मान लीजिएगा हमारे पास में एक अभिक्रिया है, यहाँ पर लिखेंगे माना अभिक्रिया, एक अभिक्रिया है हमारे पास में और वो अभिक्रिया है यहाँ पर ए है, जो ए से बन रहा है हमारा उत्पाद यानी बन रहा है प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे ये जो ए है ये अभिकारक है या क्रियाकारक है। इसी के देखेंगे इसकी लिखेंगे हम प्रारंभिक जो सांद्रता होगी, प्रारंभिक सांद्रता अगर माने इसकी कब, इसकी t इक्वल टू क्या हो 0, यानी t समय पर देखेंगे इसकी, यानी समय नहीं दिया है तो उसी पर इसकी सांद्रता क्या है a। और यही किसमें यदि यहाँ पर कुछ समय रहे, टाइमिंग रहे तो ये किसमें चेंज हो जाए, x में। लेकिन अभी यहाँ पर समय क्या है तो यहाँ पर 0 है, इसलिए ये किसमें चेंज होगी 0 में। मतलब x सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो ये है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि समय क्या दिया हो हमारा 0 हो तो। अब हम देखेंगे t समय बाद, t समय जो बाद रहेंगे यानी t समय पर ये किसमें चेंज हो जाएगा, x मात्रा में यानी x सांद्रता में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a माइनस एक्स।
अब ये जो a माइनस एक्स यहाँ पर शेष रह जाएगी, इसीलिए ये जो रहेगी इसके लिए ये रहेगी प्रारंभिक सांद्रता। यहाँ पर इतनी बच जाएगी, लेकिन t समय के बाद x में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, x सांद्रता में बदल जाएगी। लेकिन कब बदलेगी, तो उसके लिए कुछ समय रहेगा, यानी समय दे रहेगा। समय के साथ जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता में क्या होने लग जाता है, परिवर्तन होने लग जाता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर दर व्यंजक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार दर समीकरण क्या होगी, तो उसको देखेंगे। यहाँ पर होती है A समानुपाती क्या होगा, A की कॉन्सन्ट्रेशन, मतलब A की सांद्रता के समानुपाती, ये है यहाँ पर। अब आगे जो रहेगा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, K क्या रहेगा यहाँ पर, समानुपाती स्थिरांक रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा A की सांद्रता। क्योंकि यहाँ पर हमने A के स्थान पर किसको लिया है, तो हमने A के स्थान पर हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर जो रहेगी वो क्या रहेगी, A माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं A माइनस एक्स के समानुपाती होगी। तो यहाँ पर लिख दूंगा कि A माइनस एक्स, क्योंकि A के स्थान पर हमने किसको माना है, A माइनस एक्स को माना है। ये A माइनस एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो x में कन्वर्ट हो रहा है, यानी x में परिवर्तित हो रहा है। कब, t समय के बाद। यह था द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार इसकी जो दर समीकरण है। अब हम देखेंगे रासायनिक बल गतिकी के अनुसार, यानी रासायनिक जो बल गतिकी है उसके अनुसार इसकी की जो दर होगी वो क्या होगी। देखेंगे बल गतिकी के अनुसार जो होगा, तो यहाँ पर जो दिया है हमारा वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी टी, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक सांद्रता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी। यहाँ पर ये जो होगी हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें R दिख रहा है और यहाँ पर भी R है, दोनों जगह पर R है। तो इस जो R है इसका मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो इसको कहाँ पर रख दूंगा, इस R के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा मेरा डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये भी सांद्रता है, ये द्रव्य अनुपाती यानी रासायनिक बल गतिकी के अनुसार है, और ये भी एक सांद्रता है ए माइनस एक्स। तो दोनों को ही क्या करूँगा मैं, एक तरफ कर लूँगा। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे ए माइनस एक्स बराबर यहाँ पर जो होगा के डी टी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारे पास में ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, दोनों ही तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो दोनों यहाँ लिख लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो किस प्रकार से हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा के का यहाँ पर समाकलन नहीं होगा, तो किसका हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका समाकलन कर दिया गया है। इसी के बाद हम आगे देखेंगे कि आगे इसको किस रूप में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया गया है, समाकलन कर दिया है। इसी के बाद यहाँ पर हम इसको एक लॉग यानी लॉगरिथम में चेंज करेंगे, या लॉग इंटीग्रेशन में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ई, यहाँ पर हो जाएगा 1/a माइनस एक्स बटे हो इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और डी का हो चुका है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी।
लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, c। यहाँ पर जो c होगा वो क्या होगा, तो c बराबर लिखेंगे हम समाकलन स्थिरांक, यानी इंटीग्रेशन जो कॉन्स्टेंट्स है वो रहेगा हमारा c। यहाँ तक लगभग आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर क्या हो चुका है, इसको लॉगरिथम में ये हमने चेंज कर दिया है, किसको, जो समाकलन किया था उसको। तो यहाँ पर जो मान आया है वो क्या आया है, 1/a - x इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी। यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, c के जो मान रहेगा, जो वैल्यू रहेगी उसको निकालेंगे यहाँ से। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ पर एक मान होता है कि किस प्रकार से इसको हम आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा log e और यहाँ पर होगा 1/x को मैं लिखूँगा -log e x। ये एक फार्मूला होता है, एक log, जो log होता है, log का एक फार्मूला होता है कि यदि log e 1/x रहता है तो उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो -log e और x लिखा जाता है। तो ये जो फार्मूला है इसको मैं ऐसे ही चेंज कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा -log इंटीग्रेशन, और इसी के बाद यहाँ पर क्या लिख लूँगा, a - x बराबर क्या लिख लूँगा, k इंटू टी प्लस सी। इसको मैं कर लूँगा यहाँ पर समीकरण 3, इसको मैं कर दूँ समीकरण 3 कर देंगे, ये बन जाएगी हमारी समीकरण 3। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, c का। अब वापस हमें इस समीकरण में देखेंगे, यदि t इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो एक ही सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, यानी एक ही वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे, यदि t इक्वल टू 0 हो, यानी समय 0 हो, तो a की प्रारंभिक जो a की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि देख लीजिएगा, क्योंकि यदि t समय रहेगा तो x में परिवर्तन होगा, लेकिन t इक्वल टू 0 हो तो उसका x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। तो मैं x का मान कितना लिख लूँगा, 0। इसी मान को मैं यहाँ पर रखूँगा, तो यहाँ लिखूँगा -log e इंटीग्रेशन a - 0, और इसी को मैं आगे लिखूँगा k इंटू 0 प्लस सी। किसी भी वैल्यू में यदि मैं 0 का इंटू करता हूँ तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी को मैं आगे करूँ -log e, और यहाँ पर इसमें से 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर जो हमें इस समीकरण से यहाँ पर जो c है, यानी जो समाकलन स्थिरांक था, उसकी वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इसी वैल्यू को मैं इस समीकरण 3 में रख दूंगा, यानी समीकरण 3 में मान रखने पर c का, समीकरण 3 का मान, या समीकरण 3 में c का मान रखने पर, इसमें मान रखने पर, तो ये जो c है, ये c, इसका मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो क्या लिखूंगा, -log e इंटीग्रेशन a - x बराबर k, t लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा -log e और लिख दूंगा a। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है, क्योंकि मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं k को उस तरफ या यहीं रहने दूंगा, इस वैल्यू को उधर लेकर जाऊंगा, तो ये किस में हो जाएगी, जो माइनस की है उधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो यह हो जाएगा log e a माइनस, यहाँ पर हो जाएगा log e a - x बराबर k इंटू टी।
अब मुझे इस k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, k इक्वल टू क्या लिखूँगा, 1/t, क्योंकि ये गुणा में है तो ये यहाँ पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर लिख दूँगा log e a माइनस log e यानी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिख दूँगा a माइनस x। यहाँ पर वैल्यू हमें ये जो मान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी एक जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी यहाँ पर भी हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि log x माइनस log, यदि y हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x बटे y, यानी यदि दो वैल्यू हो, यानी log x हो और log y हो, तो ये किस में चले जाएंगे, बटे में, यानी x बाय y हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी k इक्वल टू होगा 1/t, और इसको मैं इस वाले को इसमें चेंज कर दूंगा, तो यहाँ लिख दूंगा log e इंटीग्रेशन a बटे a माइनस x। इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे। अब हम देखेंगे ये जो इंटीग्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी, इसको log 10 में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये log 10 में इस प्रकार से हो जाएगा, log e इक्वल टू होगा, इसका मान प्राप्त होगा 2.302 या 3 होगा, और log यहाँ हो जाएगा 10। तो इसी मान को चूँकि इस प्रकार से होगा, इस मान को मैं यहाँ पर रख दूँगा, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 log 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा t, और ये हो जाएगा a बटे a माइनस x। इस प्रकार से हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो इस व्यंजक से हम जितने भी जो न्यूमेरिकल रहेंगे, यानी जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो रहेंगे, यानी उसके गणितीय रूप रहेंगे, उनको हम इस व्यंजक के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो आप इनको देखिए, यहाँ पर लगभग ये जो समाकलन हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा लगभग टफ रहेगा, लेकिन इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार अगर आप कंटिन्यू देखेंगे या कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था यानी जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन थी, यानी फर्स्ट जो समीकरण थी, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसी के लिए दर व्यंजक था यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू लास्ट में हमें प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, तो वो ही है k इक्वल टू 2.303/t log 10 a बटे क्या हो जाएगा, a माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि log e मतलब इंटीग्रेशन का जो मान होगा 2.30 यहाँ पर 30310 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस व्यंजक को यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप सभी इस व्यंजक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे जिससे जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे। आप इसको जब तक 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर कंप्लीट देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी 12th क्लास में हैं उनको इस वीडियो को आप शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।